बहुत स्वागत। साथ की बड़ी खबर देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। नमस्कार, मैं हूं रीनू यादव। शुरुआत करेंगे खबरों की। सबसे पहले बात करेंगे बेमेतरा में भीषण सड़क हादसा हुआ। मिनी ट्रक और पिकअप में टक्कर हुई, जबरदस्त भिड़ंत हुई। इस हादसे में 9 लोगों की जान चली गई है, 12 लोग घायल हैं। 3 बच्चों समेत 5 महिलाओं की मौत हो गई। घायलों में 4 की हालत गंभीर है और इन्हें बेहतर इलाज के लिए रायपुर रेफर किया गया है। दरअसल छठी कार्यक्रम से वापस लौटते समय यह हादसा हुआ। बेमेतरा कठिया पेट्रोल पंप के पास हादसा हुआ है और देर रात घायलों को गंभीर हालत में हॉस्पिटल एडमिट किया गया। 3 बच्चों समेत 5 लोग जख्मी हुए हैं। 12 घायलों में से 4 की हालत काफी गंभीर है। बड़ी खबर है, बेमेतरा से भीषण सड़क हादसा हुआ है। और सहयोगी युगल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। युगल, पूरी जानकारी विस्तार से, क्या कुछ अपडेट इस मामले में? देखिए ललित, छत्तीसगढ़ की सड़कें किस तरह से लगातार सड़क दुर्घटनाओं के लिए बदनाम हो चुकी है। अगर हम बीते सड़क हादसों की बात करें तो 17 लाख से अधिक लोगों की, 17,000 से अधिक लोगों की, माफ कीजिएगा, मौत हुई है। एक साल में ये सड़क के हादसे हैं। और अभी जो ये कठिया के पास की ये घटना बताई जा रही है और सभी जो लोग हैं ग्राम तिरैया गए हुए थे और समधी भेंट का एक जो कार्यक्रम होता है उसके साथ ये सभी गए थे। और जानकारी ये भी आई है कि 40 से 50 लोग सवार थे और खड़ी गाड़ी में ये सीधी टकराई है। उसके बाद अभी जो जानकारी आई है 3 बच्चे सहित 6 लोगों की मौत हुई है। मौत की संख्या है वो 9 बताई जा रही है और पथर्रा के ये सभी निवासी हैं। और इस तरह से लगातार छत्तीसगढ़ में सड़क हादसे हैं। तो चूंकि देर रात का समय है तो ये अभी फिलहाल बेमेतरा पुलिस है इस मामले की जांच कर रही है कि कहीं झपकी लगने की वजह से तो ये दुर्घटना नहीं हुई है। और आप देख सकते हैं कि इस तरह से जो गाड़ी है बीच रोड पर पार्क कर दिया जाता है। बिल्कुल, और यही एक बहुत बड़ी लापरवाही होती है। कई बार ऐसे हादसे सामने आते हैं। युगल, जो घायल है उनकी क्या स्थिति है? घायलों को अलग अलग जो अस्पताल है, सिमगा है, बेमेतरा, इसके अलावा कुछ लोगों को रायपुर रिफर किया गया है। तो अभी घायलों की स्थिति जो कई ऐसे घायल हैं जिनकी स्थिति नाजुक बनी हुई, क्योंकि तेज रफ्तार गाड़ी है, सीधा खड़ी गाड़ी से टकराई है। तो इससे साफ जाहिर है कि दर्दनाक सड़क हादसा है और इसकी वजह से कई लोगों को काफी गंभीर चोट आई है। फिलहाल बहुत लोगों को रायपुर रिफर किया गया है और आसपास के जो सिमगा है, बेमेतरा के अस्पताल में, स्थानीय अस्पताल में उपचार जारी है। अगर स्थिति नियंत्रण में रहेगी तो फिर उन्हें वही उपचार किया जाएगा, अन्यथा फिर रायपुर भेजने की भी तैयारी की जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद युगल। आगे भी आपके जरिए अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। और इधर जबलपुर से बड़ी खबर, बीजेपी नेता मंगन सिद्दीकी पर जानलेवा हमला हुआ है। बीजेपी नेता पर चाकू से वार किया गया, गर्दन और सीने पर गंभीर चोट के निशान है। जिला अस्पताल में किया गया भर्ती। दरअसल ये नशीले इंजेक्शन के खिलाफ कई बार ज्ञापन दे चुके थे। माना यह जा रहा है कि इससे जोड़कर इस घटनाक्रम को देखा जा रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, पड़ताल शुरू की जा रही है। गर्दन और सीने पर गंभीर चोट है, चाकू से हमला किया गया है। तो बीजेपी नेता पर जानलेवा हमले की ये पूरी जानकारी जबलपुर से मिल रही है। हमले में मंगन सिद्दीकी गंभीर रूप से घायल हुआ है। जहां बीजेपी नेता मंगन सिद्दीकी पर जानलेवा हमला किया गया है, चाकू से वार किया गया, गर्दन और सीने पर गंभीर चोट के निशान पाए गए हैं। जिला अस्पताल तुरंत एडमिट किया गया, इलाज जारी है। नशीले इंजेक्शन के खिलाफ कई बार ये ज्ञापन दे चुके थे और ऐसा माना जा रहा है किसी के चलते इन पर हमला हुआ है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच शुरू कर दी है। और आप ये देखिए, जब देर रात इन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया, इलाज किया गया, उस दौरान की तस्वीरें। बीजेपी नेता हैं ये, जिन्होंने कई बार शिकायत की थी, नशीले इंजेक्शन के खिलाफ ज्ञापन दे चुके थे और अब ये पूरा मामला सामने आया है। जबलपुर का ये पूरा मामला, बीजेपी के नेता पर जानलेवा हमला किया गया, गर्दन सीने पर गंभीर चोट। और पुलिस हर एंगल से पड़ताल कर रही है। समर्थक भी उनके पहुंच गए जब इस बात की जानकारी लगी। मंगन सिद्दीकी इनका नाम है। नशे के खिलाफ शिकायतों को लेकर लगातार ये चूंकि इस तरह से कनेक्शन देखा जा रहा है, ये हालांकि पुलिस की जांच का मामला है। और संवाददाता पवन पटेल जुड़ गए हैं। पवन, गर्दन और सीने पर गंभीर चोट के निशान बीजेपी नेता पर जो जानलेवा हमला किया गया पाए गए हैं, क्या कुछ पूरा मामला है? विस्तार से बताइए और हालत कैसी उनकी अभी? जी बिल्कुल, ये इनका नाम मंगन सिद्दीकी है, भाजपा के नेता हैं और ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में रहते हैं।
और वहां पर जो नशे के कारोबारी है, अवैध रूप से शराब बेचने वाले, नशीले इंजेक्शन बेचने वाले, उनके खिलाफ ये लगातार अभियान चला रहे थे। चूंकि बच्चे नशे का शिकार हो रहे थे, इसीलिए इन्होंने इसका अभियान चला रखा था। पुलिस को कई सूचनाएं दी थी और ये माना जा रहा है कि किसी नशे के कारोबारी की ही ये हरकत है जिसने इन पर हमला कराया है, इन्हें डराने के लिए कोशिश की है। फिलहाल इनकी हालत ठीक है, इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज करके हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। लेकिन ये पहली घटना नहीं है, ऐसी और भी घटनाएं हुई हैं। जिन्होंने विरोध किया है उनके साथ नशे के कारोबारी इसी तरह का व्यवहार करते हैं। ठीक ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद पवन इस तमाम जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ दौरे पर आज राहुल गांधी आने वाले हैं। बिलासपुर के सकरी में जनसभा करेंगे। दोपहर 2 बजे सिंचाई कॉलोनी मैदान में सभा होगी। इसमें पूर्व सीएम बघेल मौजूद रहेंगे, प्रभारी सचिन पायलट मौजूद रहेंगे, दीपक बैज भी इसमें मौजूद रहेंगे। तो लगातार लोकसभा चुनाव का रण और हर नेता प्रचार में लगा हुआ है। आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर राहुल गांधी। तो हर दल पूरी ताकत झोंक रहा है तीसरे चरण के चुनाव के लिए। सीएम साय भी आज पूरी ताकत झोंकेंगे। सीएम साय के आज के 3 ताबड़तोड़ चुनावी दौरे होने वाले हैं, जहां बलरामपुर, कोरबा और मुंगेली में जनसभा करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट की अपील करेंगे। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, आज तीसरे चरण के चुनाव प्रचार प्रसार के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज झोंकेंगे पूरी ताकत। सीएम साय के आज 3 ताबड़तोड़ चुनावी दौरे होने वाले हैं। बलरामपुर, कोरबा और मुंगेली में जनसभा होगी। बीजेपी के प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाएंगे साय। इधर आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। अमेठी के गौरीगंज में वो रोड शो करने वाले हैं। और साथ ही यूपी के बाद झारखंड जाएंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। दोपहर 2 बजे के करीब पहुंचेंगे राज्य और झारखंड के चतरा में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। दोनों राज्यों में बीजेपी के लिए वोट की अपील करेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। तो आज सीएम सीएम डॉक्टर मोहन यादव यूपी के दौरे पर हैं। अमेठी के गौरीगंज में रोड शो करेंगे। यूपी के बाद झारखंड जाएंगे सीएम। दोपहर 2 बजे करीब रांची पहुंचेंगे और झारखंड के चतरा में चुनावी जनसभा होगी। और न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के दर्शकों के लिए शानदार मौका। देश प्रदेश दुनिया की हर खबर देखने के साथ आप शानदार इनाम भी जीत सकते हैं। और इसके लिए बस आपको देखते रहना है न्यूज 18 एमपी छत्तीसगढ़। पहचान कौन कॉन्टेस्ट के आसान से सवालों के देने हैं जवाब और आप भी जीत सकते हैं एक से बढ़कर एक इनाम। सुबह 7 से 9, दोपहर 12 से 2 और शाम 7 से 9 बजे का वक्त आप दर्शकों के लिए होगा बेहद खास, जब न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबर भी मिलेगी और इनाम भी एक साथ। न्यूज 18 पहचान कौन कॉन्टेस्ट में हिस्सा लीजिए और इन समयों पर दिखाई जा रही खबरों के बीच पूछे गए आसान से सवालों का जवाब दीजिए। सही जवाब जिताएगा शानदार इनाम। रजिस्टर करने के लिए QR कोड स्कैन करें या इस नंबर पर मिस कॉल दें। खबर देखिए, इनाम जीतिए, सिर्फ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और चलिए अब सवाल की बारी है। हम आपको तस्वीर दिखाते हैं और वो आपको पहचानना है। और इसके लिए एक क्लू भी बता देते हैं। आप अपने हालिया बयान से विवादों में रहे इस MLA को पहचानिए। अपने बयान से काफी विवादित इनके बयान रहे हैं और तस्वीर देखकर अगर आप पहचान गए तो QR कोड स्कैन करिए या फिर नंबर पर मिस्ड कॉल करके भी आप आंसर कर सकते हैं। और अमित शाह के एडिटेड वीडियो मामले में एक्शन हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एडिटेड वीडियो को लेकर FIR दर्ज हुई है। वीडियो में भ्रामक बातों को लेकर शिकायत की गई थी। दिल्ली पुलिस को मिली थी 2 शिकायतें। बीजेपी और गृह मंत्रालय की तरफ से शिकायतें की गई थी। एडिटेड वीडियो के मामले में गिरफ्तारियां संभव हैं और अब इस पूरे मामले की जांच दिल्ली पुलिस करने वाली है। FIR दर्ज हो चुकी है। और जबलपुर से खबर है, जहां कबाड़ खाने में हुए ब्लास्ट के मामले में प्रशासन की कार्रवाई लगातार की जा रही है। NIA और NSG की जांच के साथ ही जिला प्रशासन भी शमीम कबाड़ी की संपत्ति और व्यापार की जांच कर रहा है। इसी कड़ी में जिला प्रशासन और नगर निगम के अमले ने रजा मेटल इंडस्ट्री के ऑफिस और गोदाम की इमारत को जमींदोज किया है।
नगर निगम का अमला जेसीबी मशीनों के साथ पहुंचा, कबाड़ खाने पहुंचा और इंडस्ट्री में बनी सभी बिल्डिंग और ऑफिस को धराशायी कर दिया। तो देखिए उस दौरान की कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जब एक्शन लिया गया। विस्फोट के बाद बिल्डिंग में दरार आ गई थी और इसे धराशायी किया गया। पिछले 3-4 दिन से चल रही है। वहाँ पे पूरा के पूरा जो क्षेत्र है वो क्षेत्र काफ़ी खतरनाक हो चुका है। वहाँ पर एक पूरा गोदाम की छत उड़ चुकी है, 2 उसकी दीवारें हैं। एक सामने की साइड में जो गोदाम है डबल मंजिल जो है, उस गोदाम की भी पूरी एक तरफ का पूरा हिस्सा जो है लंबी लंबी दरारें उसमें चल रही है। खबर डिंडौरी से। डिंडौरी जिले की समनापुर पुलिस ने लालच देकर धर्मांतरण के मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनसे 3 बाइक, धार्मिक साहित्य और डायरी बरामद की है। आरोपियों पर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रलोभन देकर धर्मांतरण करने का आरोप है। जानकारी ये भी कि आरोपी गांव में आया करते थे, ग्रामीणों को लालच देकर धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करते थे। इस पर समनापुर पुलिस ने धार्मिक स्वातंत्र्य अधिनियम समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया है और साथ ही आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया। फिलहाल समनापुर थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। प्राइवेट स्कूल और पुस्तक विक्रेताओं की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए जबलपुर में आयोजित किया गया पुस्तक मेला अब आदर्श मेला बन चुका है। जबलपुर के नवाचार को राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश के जिले में लागू करने का आदेश जारी किया है। प्रदेश के हर जिले में अभिभावकों के लिए इस तरह के पुस्तक मेले का आयोजन किया जाएगा। अभिभावकों को न सिर्फ कम दाम पर कॉपी किताबें मिलेंगी बल्कि निजी स्कूलों और पुस्तक विक्रेताओं की मनमानी पर भी लगाम लगी है। अगले साल जो मेला लगेगा, अगले साल मेला लगने में हमारी प्लानिंग ये है कि हम जिले भर की जो डिमांड है, इवन दैट आसपास के जो जिले हैं जैसे नरसिंहपुर है या डिंडोरी है या कटनी है, ऐसे लोगों की डिमांड भी हम कैटर करें। कितने तरह की किताबें लगेंगी, कितने तरह की यूनिफॉर्म लगेंगी, कितने तरह की स्टेशनरी लगेंगी, वो जो पूरी डिमांड है, जो मोटे तौर पर मेरा आकलन ये है कि यदि हम जबलपुर जिला और आसपास के 2-3 जिलों को शामिल कर लेते हैं तो ये करीब 700-800 करोड़ के आसपास की डिमांड होगी। तो पुस्तक मेला मिसाल बना है। दरअसल जबलपुर में इस तरह का नवाचार किया गया था। जैसे ही ये शुरुआत हुई थी नए सेशन की, स्कूल सेशन की, तब जबलपुर में प्रयास किया गया था। और अच्छी और बेहतरीन बात यह है कि अब पूरे जो राज्य में इसी तरह के मेले लगाए जाएंगे। और अगली खबर भी संस्कार धानी से ही। जबलपुर के गोसलपुर थाना इलाके के तहत पेट्रोल पंप में हुई लूट का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। और इस वारदात को अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि पेट्रोल पंप का ही एक कर्मचारी है जिसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर लूट की प्लानिंग की थी। एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा ने बताया कि सत्यम रजक 1,28,000 रुपए लेकर गोसलपुर बैंक में जमा करने जा रहा था। तभी हाईवे पर रॉन्ग साइड से आए बाइक सवार 2 युवकों ने उसके पेट में गोली मारी और रुपयों से भरा बैग छीन लिया। बहरहाल आरोपियों के कब्जे से 2 पिस्टल, 2 कारतूस, 7 मोबाइल और 3 बाइक जब्त कर ली गई हैं और सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पेट्रोल पंप में काम करने वाले नरेंद्र तिवारी के ऊपर गया। नरेंद्र तिवारी के जब मोबाइल डिटेल को खंगाला गया तो उसकी बात साकेत चौबे से लगातार होनी पाई गई और जब साकेत चौबे से पूछताछ की गई तो तार उसके धीरे खुलते चले गए और पूरी घटना इस प्रकार से हुई कि साकेत चौबे और नरेंद्र तिवारी आपस में आसपास गांव के थे और कोई ऐसे बड़ा कुछ लूट को अंजाम देना चाहते थे। महादेव सत्याग्रह मामले में एक्टर साहिल खान की गिरफ्तारी के बाद पुलिस को 4 दिन की रिमांड मिल गई है। जगदलपुर से साहिल की गिरफ्तारी के बाद छत्तीसगढ़ की सियासत भी गर्म है।
महादेव सट्टा ऐप मामले में शिकंजा कसने लगा है। अभिनेता साहिल खान को जगदलपुर से गिरफ्तार किया गया। मुंबई पुलिस की एसआईटी टीम शनिवार देर रात जगदलपुर पहुंची थी। गिरफ्तारी के बाद साहिल को मुंबई ले जाया गया। मुंबई में पुलिस ने मेडिकल कराने के बाद साहिल को कोर्ट में पेश किया। साहिल ने मुंबई पुलिस और कोर्ट पर भरोसा जताने की बात तो कही, लेकिन ज्यादा कुछ बोलने से इनकार कर दिया। मैं करता हूँ इंडिया के देश के कानून पे और मुंबई पुलिस पे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहता हूँ। I believe in judiciary of India। उधर कोर्ट ने साहिल की पुलिस को 4 दिन की रिमांड दी है। साहिल खान को मुंबई पुलिस ने महादेव सट्टा केस में आरोपी बनाया है। उधर साहिल के वकील ने इस मामले में पुलिस को पूरा सपोर्ट करने की बात कही। पूरा कॉपरेट किया है, पासपोर्ट सरेंडर कर दिया है। उसके बाद भी अगर इन्वेस्टिगेशन ये बोल रही है तो वो रिकॉर्ड पे ऑलरेडी कोर्ट के सामने है। कोर्ट के सामने 2000 सिम कार्ड और 1700 बैंक अकाउंट का जिक्र किया। वो क्या सिम कार्ड की बात? एक भी सिम कार्ड नाम पर नहीं है और कोई भी अकाउंट हमारे उसमें नहीं है, जो कि हमने इन्वेस्टिगेशन में भी डिस्क्लोज कर दिया है। कुछ भी रोल नहीं बताया गया। नॉट अ सिंगल लाइन एलिगेशन इज देयर इन द एफआईआर और वी हैव ऑलरेडी सरेंडर द पासपोर्ट। इन्फ्लुएंसर की आपने बात कही थी। इन्फ्लुएंसर अभी बीइंग अ इन्फ्लुएंसर एंड बीइंग अ बॉलीवुड सेलिब्रिटी वो इंडोर्स करते हैं, वही उन्होंने इंडोर्स किया है। उसके अलावा तो और कुछ भी नहीं किया है और वो एग्रीमेंट भी हम लोगों ने कोर्ट को दे दिया है। साहिल खान की गिरफ्तारी के बाद छत्तीसगढ़ में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने चुनाव के बीच गिरफ्तारी पर सवाल उठाए। साथ ही बीजेपी पर चुनावी चंदा न मिलने जैसे गंभीर आरोप भी जड़ दिए। देखिए, ये सिर्फ चुनाव समय ही भारतीय जनता पार्टी को याद आता है। अगर महादेव सट्टा ऐप अगर घोटाला है तो महादेव सट्टा ऐप सरकार ने बंद क्यों नहीं की? मैं पूछना चाहता हूँ इस सरकार से, क्या महादेव सट्टा ऐप से भारतीय जनता पार्टी को कहीं चुनावी चंदा तो नहीं आ रहा है? आखिर बंद क्यों नहीं की? हिम्मत है तो बंद करे महादेव सट्टा ऐप। चुनावी लाभ के लिए दूसरों के ऊपर आरोप लगाना, ये भारतीय जनता पार्टी से सीखना चाहिए। दीपक बैज के आरोपों पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। साथ ही बैज पर पार्टी न संभाल पाने का तंज कसा। डिप्टी सीएम ने कहा कि सरकार महादेव ऐप के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। दीपक बैज जी अपनी पार्टी संभाल नहीं पा रहे हैं। पार्टी में भगदड़ लगातार मची हुई है। दीपक बैज जी अपनी पार्टी संभाल लें और जो हमारी सरकार को करना है वो कार्रवाइयां लगातार हो रही है और कार्रवाइयों के कारण दर्द भी लोगों को हो रहा है। हमारी सरकार इस दिशा में गंभीर है और मजबूत और ठोस कार्रवाई कर रही है। महादेव सट्टा ऐप गेमिंग ऐप है जो पूरी तरह से अवैध है। ऐप के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। ऐप का हेड ऑफिस यूएई में है। ईडी इस मामले की जांच कर रही है। विदेशी खातों में हवाला के जरिए पैसे भेजने का आरोप है। 15,000 करोड़ से ज्यादा की धोखाधड़ी का ये पूरा मामला बताया जाता है। मुंबई पुलिस ने 37 लोगों के खिलाफ दर्ज की है एफआईआर। एक तरफ पुलिस और ईडी मामले की जांच कर रहे हैं। ऐप का जाल राजनेताओं के अलावा फिल्मी सितारों से जुड़ा बताया जाता है और यही वजह है कि इस मसले पर जब भी कार्रवाई होती है सियासत भी खूब होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात देश के सबसे मेगा इंटरव्यू की झलक की। कांग्रेस मैनिफेस्टो पर पीएम मोदी को हम आपको लगातार सुनवा रहे हैं। न्यूज़ 18 के सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में विरासत टैक्स पर पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा था, अब वो भी हम आपको बताएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जो एक्सरे की बात कर रहे हैं उनका मतलब घर घर छापा मारना है। अनाज के डिब्बे से भी गहने निकाल लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इसी तरह से माओवादी विचार से दुनिया बर्बाद है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर सबसे बड़ा प्रहार करते हुए विरासत टैक्स और संपत्ति बंटवारे को अर्बन नक्सल से जोड़ते हुए कहा कि यह पूरी तरह से अर्बन नक्सल का प्रकटीकरण है। मेरी जिम्मेदारी थी देश के लोगों को जगाना। सैम पिट्रोडा जी ने जो है इनहेरिटेंस टैक्स की बात की, जो हम लोगों की जमा पूंजी है, जब हम अपने लोग पूरा बचाते हैं अपने फैमिली के लिए, जब हम उसको अपने आने वाली जनरेशन को देंगे तो उस पर भी टैक्स लगेगा और ये टैक्स बहुत बड़ा टैक्स हो सकता है। तो क्या आप कहेंगे कि बीजेपी अगर आएगी तो इस टैक्स को कभी नहीं लागू करेगी? भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी, हमारे मैनिफेस्टो में साफ हमने लिख करके लाए हुए। अब उन्होंने कहीं सगुफा छोड़ दिया तो मैं भी वो झंडा लेके घूमूंगा, ये सवाल आपके मन में कैसे आ जाता है? भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा साफ है जी।
हम अपनी विचारधारा के आधार पर कार्यक्रमों को लेकर के, मैनिफेस्टो को लेकर के देश के सामने जाते हैं। कृपा करके ऐसे महाशयों के विचारों को हम पे मत थोपिए भाई। मोदी जी, राहुल गांधी ने एक बात और कही है। वो कहते हैं कि जब वो सरकार अगर उनकी आएगी तो वो एक नेशनल एक्सरे कराएंगे। इसी से जुड़ा सवाल है, इसीलिए मैं पूछना चाह रहा हूँ। एक नेशनल एक्सरे कराएंगे, बात सिर्फ कास्ट सेंसस की नहीं है जो कि वो करते आए हैं, उस पर भी मैं आपका मत जानना चाहूँगा, मगर बात वो कहते हैं इससे आगे है। बात कास्ट की नहीं, बात जस्टिस की है। और वो कहते हैं कि हम जो है एक सोशियो इकोनॉमिक सर्वे लाएंगे, एक इंस्टीट्यूशनल सर्वे लाएंगे और उसमें देखेंगे कि किसके पास किस जाति और किस उस वर्ग के पास क्या है, कितना धन है, कितनी इंस्टीट्यूशंस में भागीदारी है, और उसके बेसिस पर हम इस पूरे सिस्टम को रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसको आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो इस देश में जो लोग अपने आप को राजनीति के एक्सपर्ट मानते हैं, जो लोग देश के उतार चढ़ाव को बड़ी बारीकी से अध्ययन करते हैं, सबसे पहले उनका दायित्व है कि वो ऐसे लोगों को पूछे कि जिस परिस्थितियों का वर्णन आप कर रहे हो, अगर ये सही है तो 50, 60, 65 साल तो आपने राज किया भाई। ये मुसीबत के जो जन्मदाता आप हो, और आपने अब तक ये बर्बादी लाई क्यों? पहले उनका जवाब मांगो भाई। नंबर 1। नंबर 2, एक्सरे का मतलब क्या है जी? मतलब हर परिवार में जाना, घर घर छापा मारना, अगर किसी अनाज के डिब्बे में किसी महिला ने अपने गहने छपा के रखे हैं, उसको भी एक्सरे किया जाएगा, उनके गहने ले लिए जाएंगे, जमीनों का हिसाब किताब किया जाएगा और फिर उसको रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये दुनिया में एक माओवादी विचार ने सब किया हुआ है, दुनिया बर्बाद हो चुकी है। ये पूरी तरह अर्बन नक्सल उस सोच का सीधा सीधा प्रकटीकरण है। और इसलिए मैनिफेस्टो आने के 10 दिन तक बाद भी ये जो जमात आए दिन लिखापट्टी करती है ना, वो चुप रही, उनके प्रोटेक्शन में चुप रही है। तब मिलके मेरी जिम्मेवारी बन जाती है कि देश को जगाना कि भाई देखिए आपको लूटने की ये तरकीब हो रही है। और दूसरा पार्ट है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी वगैरह, उन्होंने हर बार कहा है कि भाई जो भी संपत्ति होगी इस पर पहला अधिकार किसका होगा। तो हिसाब किताब बहुत साफ है, वो क्या करना चाहते हैं। और टाटा टी प्रीमियम देश की चाय करता है देश के हर मतदाता से एक अपील कि इस बार देश के साथ कोई समझौता नहीं, इस चुनाव में वोट जरूर करें।